अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, सवालात तो आज आपसे बहुत से पूछने हैं क्योंकि कुछ आलमी मंजरनामे पर हलचल इस नौयत की है कि गेम चेंजर समझा जा रहा है उसको। पोशीदा उसके मुहर्रिकात क्या हैं वो अपनी जगह पर अहम, लेकिन कल एक बात मिस हो गई। वो सेनेट इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इत्तेहादी हुकूमत, इन सब से जुड़ी थी। सारा जो मेला सजा सेनेट इलेक्शंस का, जिसमें हमने मिसाली हम आहंगी और ताउन देखा हरीफों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसकी आपने मंतक समझाने की कोशिश की और आपने कहा कि मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं फर्दर भी बता दूंगा, लेकिन मुख्तसर वक्त होने की वजह से मैं आपसे जान नहीं पाई कि नंबर गेम की दौड़, तगो-दो और फिर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की जितनी कोशिश, जोड़ तोड़ और उसमें ताउन हासिल करना, ये सब किस लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज काफ़ी अरसे से ये चर्चा तो है ना कि एक नई अमेंडमेंट आनी है, 27th अमेंडमेंट। इसमें गवर्नमेंट के लोगों ने भी ये कहा कि हाँ आएगी, सब यही समझते हैं कि आएगी और डिनाइल भी नहीं है। अब उसमें क्या होगा और क्या ज़रूरत है उसकी, इसके ऊपर खामोशी है। और मैं समझता हूँ, समझे आती है खामोशी क्यों है। 26 के ऊपर भी बड़ी खामोशी थी, आखिरी वक्त तक हमें नहीं बताया गया था कि क्या करने जा रहे हैं और कैसे। आपको याद है जी। चिड़िया भी फेल हो गई थी इसमें, हमें इतनी सख्ती से वो बात रोकी गई थी, मगर बाद में ऐसा ऐसा समझ आ गई कि ताल्लुक उसका जो था मेनली जुडिशरी के साथ था। अब मेरा ख्याल है आपको पता है कि आखिरी वक्त पे उस वक्त मौलाना ने तावन आधा ही किया, पूरा तावन नहीं किया था। तो जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ जो है उसको ख़त्म करके और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। मगर मगर मेरा ख्याल है वो मामला तय टेम्परेरली तो हो गया था ताकि वो काम आगे चले, मगर परमानेंटली पक्की सोल्यूशन नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि शायद ये मामला अधूरा रह गया था, इसको भी पूरा करेंगे अगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। मगर क्योंकि काम तो चल ही रहा है तो फिर इतनी अर्जेंसी तो नहीं है उसकी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ काम तो चल रहा है। अच्छा, तो मगर चले बना लेंगे वो, तो फिर क्या और क्या हो सकता है जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। जी। क्योंकि ये तो सब तस्लीम करते हैं कि जी आनी है, होगी, हक है एंड सो ऑन, और ये सारी भाग दौड़ जो हुई है इसका तो यही मतलब है नंबर्स गेम वाज इंपॉर्टेंट फॉर 2/3 मेजोरिटी। तो इसलिए अब ये इसके ऊपर तो सब चुप है, मगर स्पेकुलेशन हो सकती है, थियोराइजिंग हो सकती है, लोग अपने अपने इम्प्रेशंस या अपनी अपनी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे सोच रही है या एस्टेब्लिशमेंट ऐसे सोच रही है, मगर सोचा जा भी सकता है। तो मैं इसमें थोड़ी सी ऑन दिस बेसिस कि ये मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है कि शायद ऐसे हो, जी। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो, मगर जी। शायद ऐसे हो। इश्यू क्या है इस मुल्क में, हमेशा हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो आया है उसने हैंड पिक चुन चुन के आर्मी चीफ को लगाया है, और ये तारीख से काम ऐसे ही चलता आ रहा है। और जब से जमहूरियत आई है और ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। 1988 में मोहतरमा आई तो उस वक्त गुलाम इसहाक खान साहब प्रेसिडेंट थे, और पावर्स उनके पास थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की। और वो ही, और उनको सिर्फ ये नहीं थी कि आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट की, उन्होंने उनके पास डिसमिस ऑफ द गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट भी थी, जैसे जियाउल हक साहब लाए थे 58(2)B आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट जिसे कहते थे। और वो फिर इसहाक खान साहब ने इस्तेमाल भी की। उन्होंने अपने दौर में 2 आर्मी चीफ लगाए, एक के ऊपर उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया नवाज शरीफ के साथ, फिर दोनों को जाना पड़ गया। और दूसरी दफा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिसमिस किया, बेनजीर भुट्टो साहब को एक दफा डिसमिस किए। वो पावर था फारूक लगारी के पास भी, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का और प्रेसिडेंशियल डिसमिसल का। उन्होंने भी मोहतरमा की जो चॉइस थी फॉर आर्मी चीफ वो एक्सेप्ट नहीं की और अपना जहांगीर करामत साहब को लगाया जो कि उनकी चॉइस थी। और ये मामला चलता रहा 1997 तक। जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने ये प्रेसिडेंट का जो पावर था 58(2)B 13th अमेंडमेंट किया और उसको फारग कर दिया, और सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ चला गया।
और वो फिर आगे से उन्होंने सिलेक्ट करना शुरू किया आर्मी चीफ को। अच्छा, अब आपने देखा कि वो मसले हल नहीं हुए। जब भी लड़ाई झगड़े होते थे तो गवर्नमेंट डिसमिस हो, फिर फारिग हो जाती थी, और आपने आर्मी चीफ सिलेक्ट करने के साथ भी मसला हल नहीं हुआ। और ये एक सोर्स ऑफ टेंशन रही बिटवीन द आर्मी एंड द प्राइम मिनिस्टर। मैं ये समझता हूँ कि अब वो सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि जब जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने आते सार उन्होंने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया और ये पावर वापस ले ली अपने पास। और प्लस उस वक्त तो खैर वो आर्मी चीफ थे तो उन्होंने सिर्फ डिसमिसल की पावर ली, मगर फिर उन्होंने 17th अमेंडमेंट की 2003 में गालबन, जिसमें उन्होंने 58(2) भी अपने हाथ पे वापस ले लिया। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जरदारी साहब आए तो उन्होंने 18th अमेंडमेंट करके वो पावर खत्म कर दी और प्राइम मिनिस्टर के पास दे दी पावर टू अपॉइंट द आर्मी चीफ, एंड ऑल्सो जो प्रेसिडेंट की पावर थी टू डिसमिस गवर्नमेंट वो भी खत्म कर दी। मगर आपने देखा मसला हल नहीं हुआ ना। नवाज शरीफ साहब ने फिर सिलेक्शन जो की आर्मी चीफ की, वो आर्मी चीफ के साथ नहीं चल सके और फिर फारग हो गए वन वे और दी अदर। इसी तरीके से साथ इमरान खान साहब ने भी कोशिश की कि वो अपना आर्मी चीफ लगाए और जो लगा था उसके साथ काम करने की कोशिश करे, तो वो काम नहीं चला, लड़ाई झगड़े हो जाते। तो ये जो मामला रहा है ना आर्मी चीफ का, जब तक ये सियासतदानों के पास ये पावर रही है तो प्रॉब्लम्स ही रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ। प्रेसिडेंट के पास रखे या प्राइम मिनिस्टर के पास रखे, मसला हल नहीं होता। तो ये मामला अब मैं समझता हूँ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस हो गया है, क्योंकि इस स्टेज पे वी ऑलरेडी हैव अ हाइब्रिड गवर्नमेंट, और हाइब्रिड गवर्नमेंट के अंदर वी नो वेयर द पावर कम्स फ्रॉम। ठीक, तो ये अब अनफॉर्चुनेट है ये मामला, जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया है। और ये इमरान खान की गलती है कि एक तरफ अपने पास पावर रखना चाहते थे और गलत इस्तेमाल किया, और अब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है जिसके साथ डेडलॉक हो गई है। वो मैं अंग्रेजी का मुहावरा कहता हूँ कि एक तरफ एक इररेजिस्टिबल फोर्स है, दूसरी तरफ एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट है। एक वो फोर्स है जिसे आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वो फोर्स है जो हिला नहीं सकते। तो अब कैसे इसको हल किया जाएगा? तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है कि सोच कहीं बन जाए या बन रही है, या शायद ना भी बने, मगर अगर ये पावर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ जी, ये पावर और डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट ये फिर रिवर्ट हो जाए 58(2)(b टू द प्रेसिडेंसी अवे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ठीक, तो एक मसला एक हद तक हल हो सकता है कि अश्योरेंस मिल सकती है टू दी ऑल आर्मी चीफ्स के एक कैप्रिशियस, एक मूडी प्राइम मिनिस्टर गड़बड़ ना करे और आगे जैसे पहले होता रहा है। मगर इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट भी गड़बड़ कर सकता है ना, तो एक सिविलियन प्रेसिडेंट को, सिविलियन प्रेसिडेंट भी होते हैं जी, तो क्या ये मुमकिन है ये पावर जो है ये सिविलियन से ले ली जाए किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और ये कोई ऐसी कमेटी को दे दी जाए या एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दे दी जाए जिसके अंदर सारे चीफ्स रिप्रेजेंटेड हों, तो इस किस्म की चीज हो सकती है। अब आई डोंट नो क्या सोच है, मगर इसके साथ ये होगा कि ये जो कॉन्स्टेंटली लड़ाई झगड़े चलते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगे, और अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं तो ये सारी जो टेंशन है इस वक्त बिटवीन एक कैदी और एक लीडर, ये भी खत्म हो सकती है। फिर गारंटीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप अगर एक इलेक्शन, क्लीन कार्ट इलेक्शन कराते हैं और इमरान खान अगर पावर में भी आ जाता है तो उसके पास वो पावर ही नहीं होगी टू डिसमिस द आर्मी चीफ या उसके साथ को पंगा लेने की, और ये मिल के काम हो सकता है और प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड अगर इस किस्म के कोई फॉर्मूले बन जाए या बना ले जाए लोगों के लिए, मैं नहीं कह रहा कि आप बनाएं, मैं तो हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करता हूँ, मगर सिविलियन सुप्रीमेसी में हमने देखा है कि सिविलियंस भी जो ना ये कांट बी ट्रस्टेड अनफॉर्चुनेटली। जिस किस्म के हमारे लीडर्स आए हैं उन्होंने भी बड़ी गड़बड़ की है, और अगर गड़बड़ की है तो फिर इसको कोई बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत पड़ गई है, जैसे अब एक हाइब्रिड रेजीम का बैलेंसिंग एक्ट बन गया है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27th जो है इसमें क्या लाएंगे, कैसे करेंगे, ये जो सारे रूमर्स चल रहे थे कि आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंसी से हटाना है, नहीं हटाना, क्या होना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा,
पता नहीं इनकी ओरिजिन क्या है, शायद इस किस्म की सोच की ओरिजिन है, आई डोंट नो। मगर मैं समझता हूँ कि ये मामले को भी अब तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखिए ना, हमारी वो प्योर डेमोक्रेसी तो है नहीं, ना ही वो चली है यहाँ जब भी ऐसे कोशिश की है। तो अब ये हाइब्रिड रेजीम जो है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो ये लॉजिकल एक्सटेंशन होगा हाइब्रिड रेजीम का, कि इंस्टीट्यूशनली भी पावर शेयरिंग हो जाए। अभी तो एक एड हॉक बेसिस पे चल रहा है ना, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर ये हो जाए तो मे बी, जस्ट मे बी, सम पीपल माइट थिंक कि दिस इज द वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आई वांट टू से मोर देन दिस, आई डोंट नो क्या सोच है क्या नहीं है, मगर ये चीज भी मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की है, और वहां भी यही है कि यार हो सकता है कि इस किस्म की सोच कहीं बन रही हो, बट अगर बन रही है तो मुझे नहीं पता। और ये मैं, ना ये मेरी तजवीज है, ये मेरा एनालिसिस है कि इस तरीके की सोच भी बन सकती है कहीं ना कहीं। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस सेठी साहब। जो अभी हमने माजी करीब में कुछ रूमर्स भी सुने, आपने बड़ा अच्छा उसका कनेक्शन बनाया, और जो पाकिस्तान की एक देरपा मुश्किल है जिसकी वजह से जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो बरतरफ की जाती रही, घर भिजवाई जाती रही, मुद्दत पूरी ना कर सकी, शायद उसका और उस बहरान का हल हो जाए जो हर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत से सवाल उभर रहे हैं इसके बतन से, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में फिर सही जैसे इस अमेंडमेंट का कोई ड्राफ्ट आता है सामने, या दो तिहाई अक्सरियत से ये गवर्नमेंट क्या हासिल करना चाहती है उसके कदोखाल हमारे सामने आएंगे तो आपसे बात करेंगे। एक और अहम जो पेशरफ्त हुई वो हमने देखी जब फील्ड मार्शल का बेमिसाल इस्तकबाल किया गया और उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उसकी शह सुर्खियां बनी। अब हमारे फील्ड मार्शल चाइना में हैं और सियासी और अस्करी क़यादत, चाइना की सियासी और अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। इसी इसना में हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब मार्को रूबियो से मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ के एजेंडे पर क्या कुछ है वो तो डिस्कस करेंगे, बट एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और एक इमर्जिंग सुपर पावर, और इन दोनों के दरमियान मुसाफत तय करता पाकिस्तान। कितना मुश्किल होगा बैलेंस रखना दोनों के दरमियान, और कितना अहम है ये विजिट? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये सब तस्लीम करते हैं कि असली पावर कौन है, असली पावर किसके पास है और किसके साथ बात करनी है। तो वो तो फील्ड मार्शल साहब के पास है। ये सिर्फ आपकी हुकूमत या आपकी इस्टेब्लिश ऑपोजिशन नहीं, सारे ये मानते हैं इस बात को। इवन इमरान खान मानता है कि असली पावर कहाँ है। तो अब बात यह है कि दैट इज वाई सारा फोकस इज ऑन द फील्ड मार्शल। और अभी तक जो सूरत हाल बनी है, फील्ड मार्शल साहब ने इतने दौरे किए हैं और इतने अहम दौरे किए हैं और इतने मुश्किल मसाइल को टैकल किया है दैट इट इज कमेंडेबल, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट है। इट इज नॉट एन ईजी सिचुएशन। और मेरा ख्याल है कि पहली दफा एक स्ट्रेट टॉकिंग सोल्जर बात कर रहा है सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, चाइना से, और वो इनको ट्रस्ट करते हैं कि व्हाट ही सेज ही विल डू, बिकॉज ही इज अ स्ट्रेट टॉकिंग सोल्जर। अच्छा, अब आई थिंक दिस इज वेरी मेजर डेवलपमेंट। इसीलिए आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा भागदौड़ नहीं कर रहे ऑन दोज इश्यूज। वो फोकस करते हैं नॉट ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज बट ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, MOUs, ये वो वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीजों के ऊपर। तो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं वो जाहिर है द मैन विद द रियल पावर वही फैसला कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फील्ड मार्शल साहब की जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाज अ ह्यूज सक्सेस। इतना कि इंडिया जो है पागल हो गया है उसके ऊपर, तो समझ नहीं आती, उनकी नींद हराम होगी कि हुआ क्या है। अनप्रेसिडेंटेड, इट्स अ मेजर सक्सेस। उसके बाद अब वो चाइना गए हुए और चाइना में भी ही इज हैविंग मीटिंग्स एट द हाईएस्ट लेवल। Saudi Arabia में is had meetings at the highest level. Qatar, everywhere. And I think, let's admit this, बहुत कामयाबी हासिल हो रही है। ये पाकिस्तान इतनी मुश्किल सिचुएशन में है कि काफी बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है वो बैलेंसिंग एक्ट होगी, कोशिश पूरी होगी, और आई थिंक देयर विल बी अ मेजर ऑफ सक्सेस आल्सो। और बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाए इंडिया के जहां अभी प्रोग्रेस नहीं हो रही, बाकी तो हर जगह पे प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है। और हमारी गवर्नमेंट का मौकफ भी यही है कि वी आर रेडी टू टॉक टू इंडिया। अभी शहबाज शरीफ साहब के कितने बयान आए हैं कि वी आर रेडी टू टॉक। यहाँ तक कि अब इसहाक डार साहब जो वहां पहुंचे हुए हैं वो भी यही एजेंडा लेके गए हैं कि इंडिया को, अमेरिका को कह रहे हैं इंडिया को समझाएं, वी आर रेडी टू टॉक टू इंडिया टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज। हम तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जिहाद, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग जिहाद। तो इंडिया को कहें बैठे हमारे साथ, रिजॉल्व करें इश्यूज।
अच्छा, अब इंडिया आइसोलेट हो गया बहुत, इसलिए इंडिया जो है इज इन ट्रबल बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को घास नहीं डाल रहा। इंडिया के अंदर एक पूरा इश्यू बन गया है ये कि अब हम करें क्या, जाएं और जाए कहाँ। तो इसलिए आई थिंक व्हाट यू विल सी गोइंग फॉरवर्ड इज कि अगर हम बैलेंसिंग एक्ट करने लगे हैं तो इंडिया को भी बैलेंसिंग एक्ट अप करना पड़ेगा, एंड इट विल हैव टू बैलेंस चाइना एंड अमेरिका। मगर इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, उसकी वजह यह है कि इंडिया क्वाड का हिस्सा है, जिसका मेन पर्पस ये है कि उसको खत्म किया जाए, अभी चाइना को अंडरमाइन किया जाए, चाइना की राइज को रोका जाए, चाइना को कन्फ्रंट किया जाए। और क्वाड जो है उसके अंदर इंडिया जो है, अगर चाइना के साथ उसने अपने तल्लुकात बनाने हैं तो फिर क्वाड के अंदर वो क्या करेगा। तो मैं समझता हूँ इंडिया इज इन अ फार मोर डिफिकल्ट पोजीशन देन अस। हमने जो लिमिटेड वादे किए होंगे अमेरिका के साथ, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू navigate those issues. हमारी जो friendship with China is not at stake. I think it's clear to the Americans that our strategic interest lies with China, and I think इसमें कुछ छुपी भी बात नहीं है। इसीलिए मेरा ख्याल है इंडिया भी अब कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ भी स्टिच अप किया जाए। ये ना हो कि अमेरिका साथ ना दे और चाइना आपके खिलाफ खड़ा रहे, तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा। साउथ एशिया के अंदर पहले ही वो आइसोलेटेड है। भारत क्या विंडोज ओपन कर रहा है उस पर तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अब ये जो विजिट है फील्ड मार्शल का चाइना का, इसका डोमेन या इसका क्या समझते हैं आप कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी या फर्दर जो ताउन है आपस में, जैसे अभी हमने देखा एयर कॉम्बैट में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया, तो फर्दर किन किन पहलुओं पे बात हुई होगी, सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ डिस्कशन क्या रहा होगा? देखिए, गवर्नमेंट और चाइना तो ज्यादा खुल के बात नहीं करते, मगर बिहाइंड द सीन्स क्या बातें होती है मुझे भी नहीं पता, मगर मैं स्पेकुलेट तो कर सकता हूँ ना कि ये इश्यूज हैं। यकीनी तौर पे इन पे बात हुई होगी। अब क्या तय हुआ दैट आई डोंट नो, बट जाहिर है अगर इतने क्लोज रिलेशनशिप है तो कोई अच्छी चीजें तय हुई होंगी ना। तो अब वो क्या इश्यूज कौन से? एक इश्यू तो ये है कि आप चाइना के बहुत से लोन्स हैं आपके पास, उनकी रीशेड्यूलिंग करानी है, ठीक, और वो चल रहा है काम। चाइना ने कुछ लोन्स को रीशेड्यूल कर दिया जी। मेरा ख्याल है ये एक रिक्वेस्ट होगी कि इसको थोड़ा सा और रिलैक्स किया जाए, बिकॉज हमारे हालात इतने अच्छे नहीं। दूसरा ये है कि हमने चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी, जो जहाज है J-10 के आगे वाले J-35, उसकी भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें वो दिए जाए अलॉन्ग विद द मिसाइल्स दैट गो विद इट। वहां भी पैसों का ही मसला है। चाइना विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू दोस, वो देने के लिए तैयार होंगे, मगर मसला ये है कि उसके लिए पैसे चाहिए ना। तो ये भी एक इश्यू हो सकता है, बिकॉज देखिए कोई भी आजकल क्रेडिट के ऊपर तो जहाज नहीं बिकते ना, या तो एड हो, चाइना एड तो देता नहीं, चाइना विल सेल स्टफ टू यू। तो हो सकता है उसकी टर्म्स के ऊपर बात हो रही हो सकता है और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर हो रही हो कि आगे इंडिया के साथ अगर कोई इश्यू बनता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हाउ विल चाइना एंड पाकिस्तान वर्क टुगेदर to overcome those problems. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाइना का इशू रहा है सिपेक। सिपेक काफी अरसे से इमरान खान के दौर में रुका हुआ था, फिर उसको अब कोशिश की गई है उसको चलाने की, मगर उसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है उसको रोकने में। और वो कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तालिबान को इंडिया उकसाता है और उनको मदद देता है और कहता है सिपेक को रोके। इसमें बिहाइंड द सीन्स अमेरिका का भी हमायत होगी इंडिया को, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना का सिपेक जो है ये आगे बढ़े, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी बात हुई होगी कि चाइनीज काफी अरसे से कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का कुछ करें, हम काम करना चाहते हैं, हम ग्वादर में भी करना चाहते हैं, हम बाकी भी चीजें करना चाहते हैं, आगे भी सड़कें सेंट्रल एशिया में ले जाना चाहते हैं थ्रू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ बैठ के भी आपके मसले हल करना चाहते हैं, मगर हमारी सिक्योरिटी का कुछ करें। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि चाइनीज प्रपोजल एक थी कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी फुली गारंटी नहीं कर सकते तो क्या इजाजत दें, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना इंतजाम कर लें। तो हमारी तरफ से था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं, हम ही करेंगे। तो उसके अंदर कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, कुछ रुकावटें हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है। तो मेरा ख्याल है बिकॉज चाइनीज सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू सिपेक, बिकॉज ये अटैक्स बढ़ गई थी और ये मामला तय नहीं हो रहा था कि हाउ विल सिक्योरिटी बी सैंक्शन्ड। तो अब मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता there will be an understanding and agreement on this. तो I think इस किस्म के issues हैं, they're very serious issues. One is the revival of CPEC with full support. The other is the postponement of debt payments. The third is military technology and transfer. And last but not least कि अगर इंडिया कोई गड़बड़ करता है तो how will China
हेल्प पाकिस्तान इन दैट केस, बिल्कुल। बिकॉज देखिए इंडिया ने तो ये अभी तक कह रहे हैं ना कि हमने खत्म नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यही बात राहुल गांधी साहब ने भी उठाई कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ आप जीत के भी दावे कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपकी बात मोदी सरकार। बहरहाल मोदी सरकार और उनकी मुश्किलात की तरफ आएंगे बाद में। फिलहाल जो पाकिस्तान दोस्ती का हाथ अमेरिका की तरफ बढ़ा रहा है, काफ़ी अरसे की सर्द महरी के बाद हमने जो बाइडन के दौर में देखा कि कोई राब्ता या कम से कम राब्ता था, लेकिन फील्ड मार्शल के दौरे के बाद नई विंडोज़ ओपन हुई हैं और उसी को कैश कराने के लिए, उसी का फ़ायदा उठाने के लिए अब इसहाक डार साहब हैं US में, वाशिंगटन में, और वहाँ डेलीगेशन के साथ उन्होंने मुलाकात की है मार्को रूबियो से। पूरा वफ्द है उनके साथ, पाकिस्तानी सफ़ीर भी जो अमेरिका में है वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। ये बताया जाता रहा कि एजेंडे पर क्या शामिल होगा, उसमें जम्मू कश्मीर भी होगा शामिल, बाकायदा अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से ये बताया गया। और पाकिस्तानी वजारत खारजा ने भी इस बात की तस्दीक की कि जम्मू कश्मीर के अलावा इंडस वाटर ट्रीटी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। मुझे आपसे जानना है कि इलाकाई तनाज़ात पर मरकूज़ रहेगी ये मुलाकात भी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मीडिया। क्या हो सकता है मुमकिना तौर पे बातचीत में, और इसहाक डार साहब क्या कमिटमेंट्स करके आएंगे? देखिए, एक तो ये ट्रेड डील जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। इंडिया इज वर्किंग ऑन इट, मगर अभी पूरी कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई, और हमारी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट भी हो जाएगी ड्यूरिंग दिस ट्रिप। दैट्स अ वेरी मेजर थिंग। कश्मीर का जहाँ तक मामला है, वो डोनाल्ड ट्रंप कर कुछ नहीं सकता कश्मीर के बारे में, वो फोर्स नहीं कर सकता इंडिया को टू सिट अक्रॉस द टेबल, मगर कम से कम इंटरनेशनलाइज तो हो गया है। और अगर कोई ऐसी कम्युनिके निकलती है जिसके अंदर कि कोई कश्मीर का भी जिक्र आ जाता है तो बड़ी जबरदस्त बात है। बट आई डाउट के ऑफिशियली इसके ऊपर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात आगे बढ़ेगी। बाकी ये है कि आई थिंक डार साहब इज कॉम्पिटेंट, बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, इज अ वेरी फोर्सफुल नेगोशिएटर, एंड आई थिंक वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ कामयाब होकर ही आएंगे, ताकि आपको एहसास हो इस बात का कि मामले अमेरिका के साथ और बेहतर होने जा रहे हैं। ठीक है, और इस मुलाकात की जब तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा कि क्या पेशरफ्त हुई। बहरहाल फिलहाल सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान का किरदार देखा जा रहा है, पाकिस्तान एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आलमी मंजरनामे में उभरा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, आपका एनालिसिस बता रहा था कि चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस रखना पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें पाकिस्तान बड़ा कामयाब रहा है कि वो उसने चाइना से भी फ़ायदे लिए हैं, अमेरिका को भी राम करता आया है, तो कामयाबी से बैलेंस रखा। और अब क्या मामलात हो सकते हैं वो भी आपने बताया, लेकिन जब आपने इंडिया का तस्करा किया और आपने कहा इंडिया के लिए तो ये दोहरी मुश्किल है, उस दोहरी मुश्किल का इलाज लगता है कि भारतीय सरकार कुछ समझ रही है, स्पेशली जब चीन की जानिब से एक बड़े डैम का ऐलान किया गया, उसकी तामीर का ऐलान किया गया, तो हमने देखा कि भारत ने 2020 के बाद जो जहां जहां पाबंदियां लगाई थी, जहां जहां सख्तियां की थी चीन के साथ, वीज़े खोल दिए हैं। इसके अलावा जो सरमायाकारी पर सख्तियां की गई थी वो नरम करने का इंदिया दिया है। झुकाव नज़र आ रहा है, मेल्ट डाउन नज़र आ रहा है जो इंडिया की पॉलिसी है रिलेटेड टू चाइना। तो सरेंडर समझे हम इसका खामोशी से इंडिया का चाइना की तरफ? नहीं, ना सरेंडर है ना मेल्ट डाउन है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट है। इंडिया को इस बात का एहसास हो गया है कि अब चाइना को भी न्यूट्रलाइज करके रखना है, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लड़ाई झगड़े बॉर्डर इश्यूज के ऊपर नहीं होने चाहिए, और तजारत वापस रिस्टोर करनी चाहिए। इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया को नजर आ गया कि चाइना बहुत सीरियसली इज नॉट टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, और ये इंडिया के फायदे की बात नहीं है। और जब से चाइना ने ऊपर डैम बनाने की फैसला किया तिब्बत में, तो इंडिया को और भी परेशानी होगी। और चाइना ने, उनके जो स्पोक्समैन है इनडायरेक्ट प्रोफेसर साहब है एक, वो बोलते हैं, उन्होंने बड़े वाजे कर दिया है कि अगर इंडिया समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडस के ऊपर या झेलम दरिया पे या उस चनाब के ऊपर ये गड़बड़ कर सकता है, तो ब्रह्मपुत्रा जो ऊपर से आता है तिब्बत से, उसके ऊपर भी चाइना भी उसके ऊपर डैम बना रहा है। तो मतलब है कि ये अगर वो बना लेगा तो उसका वही सिचुएशन होगी जो इस वक्त इंडिया की है। तो अगर इंडिया वहां गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, पानी रोकने की कोशिश करेगा, तो फिर चाइना भी तंग कर सकता है। तो आई थिंक ये टिट फॉर टैट तो होना शुरू हो गया है, और इंडिया को भी हो गई इस बात की एहसास कि ओ डियर, वी बेटर बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद चाइना। मगर इतना आसान नहीं होगा ये वीजे खोल देना बिजनेसमैन के लिए, या ये बॉर्डर इश्यूज के ऊपर थोड़ी बहुत आगे पेशकदमी करना। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है इंडिया का कि इंडिया इज इन द अमेरिकन कैंप, लाइक पाकिस्तान इज इन द चाइनीज कैंप जी।
और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ, इंडिया ने बैलेंस करना है चाइना के साथ। चाइना इज फर्मली इन द पाकिस्तान कैंप, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा ना चाइना के साथ बैलेंस करना। वेयर अमेरिका इज नॉट फर्मली इन इंडिया कैंप, राइट। इसीलिए तो तकलीफ हो रही है इंडिया में। तो पाकिस्तान के लिए बैलेंसिंग आसान है vis-a-vis अमेरिका कंपेयर टू इंडिया बैलेंसिंग विद चाइना vis-a-vis पाकिस्तान। तो इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल, और इंडिया के अंदर भी बड़ी तनकीद होनी शुरू हो गई है नरेंद्र मोदी की। और आपने देखा वहां और भी आप अब इलेक्शन से पहले बिहार में और भी इश्यूज खड़े होने शुरू हो गए हैं। आरएसएस वाले जो है वो खड़े हो गए हैं। कोई कह रहा है 75 साल की उम्र पे आप रिजाइन करें या छोड़ दें। अब ऊपर से अब उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं नरेंद्र मोदी साहब के। और क्योंकि उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर को इजाजत दे दी टू क्रिटिसाइज इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े हो गए हैं और वो रिजाइन करके चले गए हैं। और तो इस किस्म की चीज वहां आहिस्ता आहिस्ता उनका जो घर बनाया हुआ है ना उन्होंने अथॉरिटेरियन, हाँ गरुंडा, वो क्रैक करना शुरू हो गया। उसके अंदर आरएसएस के साथ क्रैक शुरू हो गए हैं, प्रेसिडेंसी में क्रैक शुरू हो गए हैं, फौज के साथ क्रैक शुरू हो गए हैं। फौज का मौकफ जो है वो नरेंद्र मोदी मानता नहीं है। उसने कोशिश की है कि सारी की सारा ब्लेम जो है वो जो फेलियर हुआ है सिंदूर का वो फौज के ऊपर डाले। फौज कहती है हमें तो जो आपने कहा था हमने वो किया, तो हमारी इसमें क्या गलती है, हम तो ये कह रहे थे ये कह रहे थे ये कह रहे थे, आपने ना हमें हथियार दिए, ना जहाज दिए, ना ये किया ना वो किया। तो बेसिकली अंदर डिविजन्स बहुत सी बढ़नी शुरू हो गई है। सो आई थिंक ये जो फैसला किया है जल्दी जल्दी कि चाइना के साथ कुछ बात बना ले, ये इसीलिए किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिग्नल देने के लिए कि भाई ऐसी भी क्या बात है, वी डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। ओके, और अगले साल ब्रिक्स भी होस्ट करना है, उसके लिए भी चाइना की रजामंदी चाहिए होगी, चाइना की, राइट। ठीक है, तो ये है इंडिया की इस वक्त मुश्किल जिसके लिए वो हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। और भी बहुत से सवाल नहीं मामला से जुड़े, एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब एक बहुत अहम मामला, एक बहुत बड़ी खबर। जैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर ये अनाउंस किया गया कि वो सितंबर में फ़लस्तीनियन स्टेट को रिकग्नाइज़ करने जा रहे हैं, तो इससे का कुछ ममालिक ने तो खैर मकदम किया, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। सिर साहब, ये कितना अहम इकदाम है फ्रांस का? देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि 193 मुल्कों में से 147 ने ऑलरेडी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज किया हुआ है जी। अब G7 जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनमें से किसी ने नहीं किया था। अब G7 में कौन है? G7 में अमेरिका, कनाडा, यूके, इटली, 4 ये हो गए, जर्मनी, फ्रांस और जापान जी। ठीक, ये 7 दिस इज G7। अब ये इनमें से किसी ने नहीं किया था। अब उसमें से फ्रांस रैंक्स तोड़ गया। मैं ये समझता हूं कि ये पहले क्रैक आ गया G7 में, और ये क्रैक बढ़ेगा, बिकॉज इटली अलग नहीं रह सकता। स्पेन ने कर लिया है, आयरलैंड ने कर लिया है या करना चाह रहे हैं, सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि G7 भी टूट जाएगा, और आखिर में रह जाएंगे सिर्फ यूके रह जाएगा और शायद जर्मनी रह जाए, बाकी सारे छोड़ जाएंगे इनका साथ। अब बात यह है कि बिकॉज इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, जेन्युइनली जेनोसाइड हुई है, कि कोई बंदा भी जो है ना वो अनअफेक्टेड नहीं रह सकता, कोई मुल्क अनअफेक्टेड। हर जगह पे जो लोकल पॉपुलेशन आर राइजिंग अप इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। इतना जुल्म किया है इसराइल ने कि कोई नो वन कैन। तो ये सूनर और लेटर ये जो है ये मामला रिकग्निशन की तरफ जाएगा, और आखिर में रह जाएंगे 2-3, एक अमेरिका रह जाएगा तो एक आध, और यूके जब तक अमेरिका ओके नहीं करेगा यूके नहीं करेगा। यूके बिल्कुल पिट्ठू है यूएसए का, और हालांकि वहां लेबर गवर्नमेंट है, शॉकिंग। और मगर लेबर गवर्नमेंट जो है इस मामले के ऊपर बिल्कुल एक रिएक्शनरी पोजीशन लिए हुए। तो आई थिंक व्हाट यू हैव टू वेट एंड सी, बट आई थिंक द क्रैक्स आर देयर। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्रैक्स जो हैं दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द क्रैक्स इन नेटो। तो G7 और नेटो के अंदर, दोनों के अंदर क्रैक्स आ गए, और नेटो सारा नाराज है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो नेटो कंट्रीज हैं, कि उसने पैसे देने बंद कर दिए, या वो कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं दूंगा, जितने आप देंगे उतने ही मैं दूंगा, और आप लोग करें। अब जर्मनी जैसा मुल्क तो पैसे इकट्ठे कर लेगा, यूके भी भाग दौड़ करके कर लेगा इधर उधर से, मगर बाकी कहां से लाएंगे? दे आर ऑल बैंकरप्ट मोस्ट ऑफ देम। अब तो वो उनके पास तो पैसे नहीं है कि इतने पैसे वो डिफेंस में डालें। तो मेरा ख्याल है ये, जैसे मैंने कहा कि मुझे नेटो की सर्वाइवल भी नजर नहीं आती मीडियम टर्म में,
वो भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, G7 भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका, इजराइल, यूके रह जाएंगे, और किसी ना किसी स्टेज पे यूके के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। अब बिकॉज वहां की आवाम भी, मेजॉरिटी ऑफ देम, अगर आज सर्वे करें तो पता लगेगा कि वो भी कहते हैं कि रिकग्नाइज करो। तो आई थिंक द ग्राउंड इज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर देयर फीट, और ये लास्ट, जैसे कहते हैं ना, लास्ट थ्रोज ऑफ रेजिस्टेंस है अमेरिका। और किसी न किसी स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने सारे अपने अंडे जो है ना वो इसराइल की बास्केट के अंदर रखे हुए, मगर वो काम चल नहीं रहा है, बात बन नहीं रही है। हर रोज कभी गाली देता है, कभी पीछे हटता है, कभी फिर नाराज होता है, फिर पीछे हटता है। तो कुछ ये सारा दिन चलता रहता है डोनाल्ड ट्रंप का। और ये जो उसने फ्रांस के खिलाफ बात की है, या फ्रांस की क्या अहमियत है और कौन है फ्रांस, ठीक है कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, ही इज रॉन्ग। ये इस किस्म की बुली टैक्टिक्स नहीं पसंद करते लोग। यूरोपियंस आर वेरी प्राउड ऑफ देयर दिस थिंग। वो और बात है कि जर्मन्स एंड ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत दबे हुए हैं because of the American role there during the World War and Second World War and subsequently in the rebuilding of Germany especially. मगर बाकी मुल्क जो है they won't be able to afford it for longer, और वो ऐसा ऐसा स्लिप अवे कर जाएंगे। So I think डोनाल्ड ट्रंप को किसी न किसी स्टेज पे रियलाइजेशन होगी कि he has to take a hard line with Israel, और वो कब होगी I can't say, but I think ये जो एब्राहम अकॉर्ड्स है ना, this is going to be very critical, कि लेन देन की जब बात होगी तो दिस विल बी वेरी क्रिटिकल। और मेरा अपना ये ख्याल है कि इस लेन देन के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन 1-2 साल में निकल आएगी। अच्छा सेठ साहब, जैसे आपने कहा कि पब्लिक ओपिनियन या सर्वे आया फ्रांस में सामने, और उसके बाद ये एकदम सामने आया कि अभी हम मेयर लंदन सादिक खान, उनका भी स्टेटमेंट देख रहे हैं कि फौरी तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए फ़लस्तीनी रियासत को। इन हुकूमतों पर जो पब्लिक दबाव है वो असरअंदाज होकर इनको अपना मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर कर सकता है, या इनका अमेरिका के साथ खड़े रहना इनकी मजबूरी है सर्वाइवल के लिए? देखिए, अभी तो इलेक्शन हुई है ना यूके में, अगर तो ये प्रेशर पहले आ जाता और ये इलेक्शन इशू बन जाता तो फिर मसला हल हो सकता था, मगर ये इलेक्शन इशू बना नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब ये लेबर गवर्नमेंट जो है, ये मेजॉरिटी तो इसकी ज्यादा नहीं है, मगर किसी न किसी स्टेज पे क्राइसिस हो सकती है, बैक बेंचर रिवोल्ट हो सकता है और प्रेशर बन सकता है। बिकॉज ब्रिटेन की जो जमहूरियत है इज अ वेरी रोबस्ट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक, और अगर आप वहाँ की आवाम जो है वो बिल्कुल, कुछ सर्वे होता है और वो सर्वे में पता चलता है कि इस किस्म की सिचुएशन है जो फ्रांस में थी, तो बिल्कुल प्रेशर पड़ सकता है ऑन द करंट लेबर गवर्नमेंट कि आप कुछ अपनी पॉलिसी को चेंज करें। ठीक है, एक तरफ पब्लिक ओपिनियन असरअंदाज हो सकता है, दूसरी तरफ अब्राहम अकॉर्ड के सिलसिले में कुछ लेन देन हो सकती है जिससे इन मसाइल का या इस बहरान का हल निकल सकता है। आप कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।